जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस न्यूमेरिकल के 10 ऐसे क्वेश्चन की जिसमें आप सबों को लगातार कन्फ्यूज़न बना रहता है, चाहे उसके कंसेप्ट को लेकर के या फिर उसके कैलकुलेशन को लेकर के। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इन प्रश्नों से संबंधित जो भी आप सबों का कन्फ्यूज़न है वो आसानी से दूर हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक 30 केजी द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए जो एक क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर दूर है। ऑप्शन दिया हुआ है 600 जूल, दूसरा ऑप्शन है -600 जूल, तीसरा ऑप्शन है 0 जूल और चौथा ऑप्शन है -60 जूल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 30 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसको पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, जबकि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी की बात करें तो क्षैतिज सड़क पर ये दूरी कितना है? 20 मीटर है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को तो मालूम है कि कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W = FD, जहाँ पे F क्या है तो आप कहते हैं बल है यानी कि फोर्स है, और D क्या है तो आप कहते हैं विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। और साथ ही क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो किया गया कार्य होगा वो W = FS cos थीटा, जहाँ पे cos थीटा क्या है तो आप कहते हैं बल और विस्थापन के बीच में बना हुआ कोण है। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर बल और विस्थापन के बीच में बना हुआ कोण 0 डिग्री हो तब हम लोग क्या कहते हैं कि cos 0 डिग्री लिखेंगे, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप कहते हैं सर 1 होता है। और इस स्थिति में क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा तो आप कहते हैं मैक्सिमम होगा और साथ ही साथ पॉजिटिव होगा। कब? तो जब आप कहेंगे कि बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना हो आपका, तो सर कोण जो है वो 0 डिग्री हो, तब आप क्या कहते हैं कि cos 0 डिग्री लेने पे जो हमारा किया गया कार्य होगा वो मैक्सिमम होगा और साथ ही पॉजिटिव होगा। फिर से आप क्या कहते हैं कि गुरुजी बल और विस्थापन के बीच में अगर कोण जो है वो 180 डिग्री का बन जाए तो हम लोग कहते हैं कि तब जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा आप कहेंगे मिनिमम होगा और साथ ही निगेटिव होगा। और फिर से आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तब हम लोग क्या कहते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो कितना हो जाता है आप कहते हैं 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे किया गया कार्य किस स्थिति में 0 हो रहा है, तो आप कह रहे हैं बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तब जाकर के क्या हो जा रहा है सर? 0 हो जा रहा है। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी केस में बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, बल और विस्थापन के बीच में क्या हो रहा हो 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जब आप 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि बल और विस्थापन क्या होगा, तो सर विस्थापन पे बल जो है वो लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, तभी जाकर के क्या होगा बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 30 केजी द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी मान लेते हैं पृथ्वी का एक सतह है। क्या है? पृथ्वी का एक सतह है। और थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई आदमी है जो 30 केजी द्रव्यमान के वस्तु को क्या करेगा तो पृथ्वी पर पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये मान लेते हैं कि एक क्षैतिज सड़क है और क्वेश्चन के अनुसार इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो सर 20 मीटर है। तो अगर ये व्यक्ति इस 30 केजी द्रव्यमान के वस्तु को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो क्षैतिज दिशा में चलेगा, कुछ इस तरह से चलेगा, यानी कि जो विस्थापन होगा वो हमारा क्या होगा आप कहेंगे 20 मीटर होगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हर एक वस्तु को पृथ्वी क्या करती है तो अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है।
हर एक वस्तु को पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है। और यहाँ पे जो आपको किया गया कार्य निकालना है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य को ही निकालना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई वस्तु को हम ऊपर उठाते हैं, अगर हम लोग किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो जैसे ही उसको ऊपर उठा करके छोड़ते हैं वो फिर से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब साफ है कि वस्तु को किसने खींचा, तो सर गुरुत्वाकर्षण बल के चलते वो फिर से अर्थ पे आ गया। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये व्यक्ति इस वजन को 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर रहा होगा तो इस वजन पे एक बल लग रहा होगा सर, और वो भी बल क्या होगा, तो सर आप कहेंगे पृथ्वी तो उसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको इधर ले जा रहा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस 30 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, जबकि व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है और ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इसको ये क्या कर रहा है, तो गुरुजी नीचे की ओर खींच रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विस्थापन इधर हो रहा है और बल जो है वो विस्थापन पे परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही समझना था कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा क्या होती है, पृथ्वी की ओर लगती है, तो इस वस्तु पे भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है F वो नीचे की ओर लग रहा होगा और ये जो विस्थापन है आपका S वो क्या है, तो आप कहेंगे सर दोनों मिल करके बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और हम सबों को मालूम है कि अगर W = Fs cos थीटा से हम लोग चले, Fs cos थीटा से हम लोग चले और यहाँ पे हम लोग cos थीटा का वैल्यू कितना ले, तो सर 90 डिग्री ले, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी Fs × cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 जूल होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 30 केजी द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज सड़क पर 20 मीटर दूर है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काहे, तो आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 0 हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 10 केजी मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक संवेग से एक सीधी रेखा पर गतिमान एक पिंड पर 300 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। 3 सेकंड के बाद अंतिम संवेग ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 100 केजी मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 90 केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 120 केजी मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 110 केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 केजी मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक संवेग से कोई वस्तु है या आप कह सकते हो कोई पिंड है जो कि 10 केजी मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक संवेग से एक सीधी रेखा पर गतिमान है और इस पिंड पे 30 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड के बाद इस पिंड का या इस वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोचना शुरू कर देते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, अब ये कहाँ से आ गया। तो मेरे मित्र ये आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, तो कंसेप्ट की है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु किसी प्रारंभिक संवेग से चल रहा है जिस पे 30 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम संवेग क्या होगा। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है। आप कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, अगर ना याद हो तो लिख लीजिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है।
और मेरे मित्र इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन को हम लोग डेल पी से रिप्रेजेंट करें और संवेग में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे ही दर की बात करेंगे तो समय से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? डेल पी बटा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल पी बटा टी। डेल पी क्या है? संवेग में परिवर्तन, और बटा टी हो गया, अब ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। हमने क्या कहा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, यानी कि डेल पी बटा टी जो है वो किसके समानुपाती होगी? तो आप कहेंगे बल के समानुपाती होगी। तो क्या हम डेल पी बटा टी इक्वल टू एफ लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर शौक से लिख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में क्या लिख लेते हैं? F इक्वल टू डेल पी बटा टी। ध्यान दीजिएगा, डेल पी को आप क्या कहेंगे? संवेग में परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? संवेग में चेंजिंग कहेंगे, यानी कि परिवर्तन कहेंगे। और टी क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो समय है। ये क्या है? समय है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे और समझना होगा। क्योंकि आप बात कर रहे हो संवेग में परिवर्तन डेल पी की, तो संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि आगे हम लोग को आसानी हो। अगर हम लोग बात करें डेल पी की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर डेल पी इक्वल टू हो जाएगा अंतिम संवेग। डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग माइनस क्या हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग। ध्यान दीजिएगा, अंतिम संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? पी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और प्रारंभिक संवेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? तो सर इसको हम लोग पी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान देंगे कि पी एफ का मतलब क्या हुआ? तो पी एफ का मतलब हुआ सर संवेग को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी हमारा मोमेंटम के लिए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे फाइनल मोमेंटम। अब पी आई तो आप कहेंगे सर इसको हम लोग पढ़ेंगे इनिशियल मोमेंटम। तो क्या हम लोग यहाँ पे डेल पी इक्वल टू पी एफ यानी कि जो हमारा फाइनल मोमेंटम है और माइनस पी आई लिख सकते हैं, यानी कि इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे मित्र आपको क्या करना है? तो बस इसी सूत्र के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि 10 केजी मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक संवेग से एक सीधी रेखा में गतिमान एक पिंड पर 300 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे क्या कि आपके क्वेश्चन में वस्तु का या पिंड का प्रारंभिक संवेग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी पी आई जो है वो दिया हुआ है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, और साथ ही बल कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बल दिया हुआ है 30 न्यूटन। और आपसे क्या मांगा जा रहा है? तो सर 3 सेकेंड बाद हमसे जो है अंतिम संवेग माना जा रहा है, यानी कि पी एफ मांगा जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले हम लोग यहाँ पे टोटल संवेग में परिवर्तन निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे टोटल संवेग में परिवर्तन निकाल लेंगे। किस फार्मूला से? तो सर इस फार्मूला से। और आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे f के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 30 रखेंगे, और डेल p हमको तो निकालना है, तो डेल p अब बटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि गुरुजी समय करेंगे, तो बटा 3 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, डेल p आपका कितना होगा? आप कहेंगे सर 90 केजी मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि जो आपका कुल संवेग में परिवर्तन है वो कितना है सर? तो आप कहेंगे सर संवेग में परिवर्तन 90 केजी मीटर पर सेकेंड का हो रहा है, 90 केजी मीटर पर सेकेंड का हो रहा है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? अंतिम संवेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतिम संवेग ज्ञात करना है। और आपने यहाँ पे अंतिम संवेग के लिए क्या फॉर्मूला इंक्लूड करा है? तो गुरुजी संवेग में परिवर्तन जो है वो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा करके मालूम होती है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला में ये जो हमारा डेल पी का वैल्यू है उसको रख दें तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिल जाएगा? अंतिम संवेग मिल जाएगा। मेरे मित्र बिल्कुल वही करेंगे हम लोग। और क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमने डेल पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई करा है,
डेल पी इक्वल टू क्या करा है हम लोगों ने, पी एफ माइनस पी आई करा है। तो अगर हम डेल पी के जगह 90 रख दें और पी एफ तो हमको निकालना है और पी आई हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड है, तो हम कह सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये -10 इधर आएगा तो सर 90 में जुट जाएगा, तो पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा था कि 10 kg मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक संवेग से एक सीधी रेखा में गतिमान एक पिंड पर 300 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और 3 सेकंड के बाद अंतिम संवेग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा 3 सेकंड बाद अंतिम संवेग होगा वो कितना होगा, 100 kg मीटर पर सेकेंड होगा। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र बस यहाँ पे आपको ज़रूरत क्या थी, तो ज़रूरत थी क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। अगर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड और त्वरण 0.1 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु को 1000 मीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 36.6 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 45.6 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 31.6 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 33.6 सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और साथ ही वस्तु को 1000 मीटर की दूरी तय करना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वस्तु को इस त्वरण से, जिसकी प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड है, 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होते रहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे। भाई मेरे, आपको परेशान नहीं होना है। याद कीजिए, मैंने आपको पीछे के सेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कराया था और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, गति के समीकरण की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं गुरुजी ये भी 3 है और पहला हमारा क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, आप कहते हैं दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है, तो आप कहते हैं गुरुजी तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सबों को भी ये इक्वेशन मालूम है, लेकिन परेशान होते रहते हैं कि किस इक्वेशन में हम अपने क्वेश्चन के इस डाटा को रख दें ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन का डाटा क्या क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट किया जाता है। त्वरण a कितना है हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ ही कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो गुरुजी 1000 मीटर की दूरी तय करना है। पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा। आप सभी झट से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे आ जाएंगे और भाई मेरे इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको t निकालना ही है और यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे t जो है वो प्रारंभिक वेग के साथ गुना है। यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। आप कहेंगे कि सर फिर ये बनेगा कैसे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले अंतिम वेग निकालना होगा। और अगर हम लोग अंतिम वेग निकाल लेंगे तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं कि 1000 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। आप कहेंगे अंतिम वेग कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो गति का तीसरा समीकरण है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बता रहा है। आप कहेंगे गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है, यहाँ पे क्या है, वेग है। अंतिम वेग तो वेग ही ना हुआ सर, यहाँ पे सर वेग है और यहाँ पे क्या है, विस्थापन यानी कि s है। तो गति का जो तीसरा समीकरण है वो वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बता रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, तो गुरुजी यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और साथ ही साथ विस्थापन भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे हमको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे अंतिम वेग मिल जाएगा। तो लीजिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। पहला कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, चूँकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जो यू स्क्वायर है तो प्रारंभिक वेग तो हमारा 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी 0.1 और आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो गुरुजी 1000 मीटर।
मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 900 अब प्लस यहाँ पे जो आपका ये 0.1 है तो बटा ये क्या हो जाएगा 10, ये 0 सर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये 200 हो जाएगा। और मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1100, 9 2 1100। और साथ ही फिर से आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1100। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रूट अंडर 1100 का वैल्यू कितना होता है, तो सर इसका वैल्यू होता है 33.16। कितना होता है 33.16। ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या मिल गया, तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमको v मिल गया, अंतिम वेग मिल गया, कितना है 33.16। कितना है सर, तो आप कहेंगे 33.16। जरा सा आप हमको ये बताओ कि प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिख लें u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, आप कहेंगे सर बिल्कुल शौक से लिख लीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो गुरुजी हमको तो t निकालना है और एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई बाप बताओ कि यहाँ पे t ना निकल जाएगा, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गति का पहला समीकरण जो किसके बीच में संबंध बता रहा है, वेग और समय के बीच में संबंध बता रहा है। यहाँ पे हमारे पास दोनों वेग है और साथ ही हमको समय ज्ञात करना है, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल चला सही सोच रहे हो। और यहाँ पे v अंतिम वेग कितना है, आप कहेंगे 33.16। प्रारंभिक वेग सर 30 अब प्लस तो सर 80 है तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर t तो हमको निकालना है, t क्या करना है सर, निकालना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये 30 है तो ये तो इधर आ ही सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ सकता है। 33.16 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0.1 इंटू टी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे 33.16 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 3.16 इक्वल टू 0.1 इंटू टी। आपका समीकरण कितना आ रहा है, आप कहेंगे कि गुरुजी समीकरण आ रहा है हमारा 3.16 इक्वल्स टू 0.1 इंटू टी। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ से हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ले आता हूँ ताकि आप सभी इसको आसानी से समझ पाएँ। ये आपका जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है सर, आप इसको समझ जाइएगा। आपका इक्वेशन कितना है 3.16 इक्वल टू 0.1 इंटू टी। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3.16 बटा 0.1। क्या कहेंगे, पॉइंट हटा दीजिए गुरुजी ऊपर और नीचे दोनों का, और यहाँ पे एक अंक ज़्यादा है तो नीचे में भी क्या करिए सर, एगो जीरो डाल दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 316 बटा 10। चला क्या हो जाएगा ये, आप कहेंगे 31.6 हो जाएगा। तो ज़रा सा हमको ये बताओ कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकेंड और त्वरण 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वस्तु को 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आप क्या कहेंगे 31.6 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 31.6 सेकेंड का समय लगेगा। और ये आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। किस में है सर, ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरे मित्र ऐसे टाइप के प्रश्नों को आपको लगातार देखते रहना होगा ताकि आपका जो माइंड है उसमें ये चीज़ रिपीट होते रहे और ये लगातार आपके माइंड में बना रहे। अगर आप इसको अचानक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर या तो आप इसको स्किप करेंगे या फिर गलत आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत टिक करके आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि गुरुजी ये चीज़ तो हमको समझ में नहीं आया। मेरे मित्र बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सीधे क्या याद आ जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। और आप झट से क्या करते हैं, ऑप्शन देखना चालू करते हैं। यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, टिक करके आराम से निकल जाते हैं। लेकिन मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या समझना होगा, यहाँ पे आपको परमाणु और अणु में डिफरेंसेस समझना होगा। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही हम लोग परमाणु की बात करते हैं
तो परमाणु जो है वो किसका सूक्ष्मतम कण है? तो आप याद रखेंगे तत्व का सूक्ष्मतम कण है। और जब हम लोग अणु की बात करते हैं तो अणु जो है वो किसका सूक्ष्मतम कण होता है? यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आप सबों के मन में झट से जो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु याद आ जाता है, यहाँ पे आपको अपने आदत में परिवर्तन करना होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन तत्व के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन तत्व के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, तब आप 1 मोल इक्वल टू कितना कहेंगे? तब आप 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु कहेंगे। आपका आंसर 100% सत्य होगा। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में यौगिक के रिगार्डिंग बात की जाएगी, जब आपके क्वेश्चन में यौगिक के रिगार्डिंग बात की जाएगी, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 मोल यौगिक में, 1 मोल किसमें? यौगिक में टोटल अणु की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना होगा? तत्व के लिए परमाणु यूज किया जाएगा और यौगिक के लिए किसका यूज किया जाएगा? अणु का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। भाई मेरे आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है और यहाँ पे CO2 क्या है? आप कहेंगे कि सर ये एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? तो इस यौगिक के अणु की चर्चा करेंगे। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, इसके 1 मोल में कितने अणु होते हैं? आप क्या कहेंगे? गुरुजी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें कंपाउंड की बात की जा रही है या फिर आपका तत्व की बात की जा रही है। तत्व की बात की जाएगी तब हम लोग परमाणु को टिक करेंगे, अगर यौगिक की बात की जाएगी तब हम लोग किसको टिक करेंगे? तो आप कहेंगे अणु को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि 2 सेकंड में लौटती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है 342 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 648 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 171 मीटर और चौथा ऑप्शन है 85.5 मीटर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई प्रतिध्वनि है, इको है, जो 2 सेकंड में वापस लौटती है और ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी है। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा करके पुनः वापस आती है तो इसी घटना को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं सर इसी को प्रतिध्वनि इको बोला जाता है। यानी कि ध्वनि का किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। जैसे अगर कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये मान लें कि हमारा क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक स्रोत है, तो इससे क्या होगा? आप कहेंगे सर साउंड जाएगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई परावर्तक सतह है, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर इस सोर्स से जैसे ही ध्वनि निकलेगी, इस सोर्स से जैसे ही ध्वनि निकलेगी तो ये क्या करेगी? तो सर यहाँ तक गमन करेगी और टकरा करके फिर ये लौटेगी। तब हम लोग जा करके कहीं सुनेंगे और उसको क्या बोलेंगे? इको, यानी कि प्रतिध्वनि। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि प्रतिध्वनि में क्या होता है। तो आप कहेंगे कि ध्वनि एक बार इधर जाता है और साथ ही फिर वहाँ परावर्तक सतह से टकरा करके कहाँ तक आता है? तो सर स्रोत तक आता है या श्रोता तक आता है। तो परावर्तक सतह से टकरा करके ध्वनि के स्रोत तक आने में या फिर श्रोता तक आने में ध्वनि द्वारा जो कुल डिस्टेंस कवर किया जाता है वो कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कैसे? तो सर एक बार निकलेगा तो जाएगा कहाँ? परावर्तक सतह से टकरावे लगी और वहाँ से टकरा के फिर क्या होगा? तो सर आएगा। तो आने और जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? तो आप कहेंगे सर जितना इस दोनों के बीच में दूरी होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि के केस में ध्वनि के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है वो कितना होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी वो 2D होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है उसका 2 गुना होता है।
और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि 2 सेकेंड में लौटती है, यानी कि ध्वनि को स्रोत से निकल करके परावर्तक सतह तक जाने में और फिर वहां से टकरा करके लौट कर आने में 2 सेकेंड का समय लगता है, जबकि ध्वनि का गति 342 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी है वो कितनी होगी, तो नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर अब तो आसानी से बन जाएगा, कैसे? तो आप कहेंगे सर अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि प्रतिध्वनि में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा चला? आप कहेंगे गुरुजी 2D हो जाएगा, एक बार जाएगा और फिर आएगा, तो सर डिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, तो इकट्ठे 2D लिख दिए, वो सही है कि ये सर। और साथ ही क्या कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि 2 सेकेंड में लौटती है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिध्वनि समय जो है, यानी कि दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो कितना है? तो गुरुजी 2 सेकेंड है। और साथ ही ध्वनि की गति कितनी है? तो ध्वनि की गति गुरुजी 342 मीटर पर सेकेंड है। तो चला ये बताओ कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ना निकलेगा। सारा डाटा दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है कितना? 2D। प्रतिध्वनि समय कितना है? 2 सेकेंड। ध्वनि की गति है 342 मीटर पर सेकेंड। क्या कहोगे कि सर जी स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड ध्वनि का यहाँ पे कितना है? आप कहेंगे 342। डिस्टेंस कितना लेना है? आप कहेंगे 2D लेना है। अब बटा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर समय तो 2 सेकेंड है, तो लीजिए यहाँ पे 2 सेकेंड कर दिए। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐसे तो कट यहाँ भी जाएगा, लेकिन समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं चेला। 342 गुना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2D। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी 2D का खेला ख़त्म कीजिए और D पे आइए, तो आप कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा 2D इक्वल टू 342 गुना 2। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एनहू 2 है गुना में, एनहू 2 है गुना में, तो ई 2 को बिना भागा में दिए सर ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। हम लोग मैथ अच्छे समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। D इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 342 मीटर। कितना हो जाएगा सर? आप कहिएगा 342 मीटर हो जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि 2 सेकेंड में लौटती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है, तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है? आप कहेंगे गुरुजी 342 मीटर। कितना है? 342 मीटर। और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। ऑप्शन दिया हुआ है 16.8 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 168 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 0.168 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 1.68 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र तो इसको आसानी से बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मित्र यहाँ पे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जैसे ही नाइट्रोजन की बात की जाती है, आप सबों के मन में 7 और 14 याद आ जाता है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप कहते हैं 7 होती है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, तो आप कहते हैं कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो आप यहाँ पे 0.6 देखते हैं और सर 0.6 को क्या करते हैं? 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जो आपका आंसर आता है वो क्या होता है? गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। आप कहते हैं सर काहे गलत हो जाता है? यही चीज़ हमको समझना है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान, जबकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अणु जो है वो यौगिक का भी होता है और तत्व का भी होता है। और तत्व के अणु को हम लोग क्या कहते हैं? तात्विक अणु कहते हैं। और यौगिक के अणु को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग तत्व के अणु की बात करते हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, तो क्या कहते हैं? ये ऑक्सीजन परमाणु है, तो इस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो सर 16 होगा। अगर हम O2 की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? तात्विक अणु कहलाएगा।
और अब यहाँ पे ये जो हमारा ऑक्सीजन अणु है इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम, 2 गो है तब 32 ग्राम हो जाएगा। मेरे मित्र मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ समझा रहा हूँ कि जब यहाँ पे नाइट्रोजन के 0.6 अणु की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम लोग N नहीं समझेंगे, नाइट्रोजन के परमाणु नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, नाइट्रोजन के अणु समझेंगे। और नाइट्रोजन के अणु को हम लोग सामान्यतः N2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन का जो अणु है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है और N2 का यानी कि यहाँ पे 2 गो है तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सर नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 28 ग्राम। और इसीलिए नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 0.6 इंटू 28, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। और जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या कहेंगे कि 8 तिया 24 और 3 दूना 6 दो कितना हो जाएगा 8, 84/5, 16 पंचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 16.8 आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 16.8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 14, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वैसा लवण जो प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार से मिलकर बना हुआ है उसका पीएच मान कितना होगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे सॉल्ट देखते हैं, लवण देखते हैं और सीधे आंसर 7 को टिक कर देते हैं और उनका आंसर क्या हो जाएगा, सर गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बात तो लवण की जा रही है, सॉल्ट की जा रही है। और हम सबों को मालूम है कि व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्टेड टुगेदर देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, आप कहते हैं लवण और जल बनाता है। क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग अपने बुद्धि से कह रहे हैं कि सर वो भी न्यूट्रल होगा और इसीलिए पीएच वैल्यू हम लोग 7 को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो सॉल्ट बनते हैं उसका भी नेचर एसिडिक बेसिक होता है और साथ ही साथ न्यूट्रल होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो आपको यहाँ पे 3 मुख्य बातें ध्यान में रखना होगा। पहला चीज़ तो आप सभी जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बनाता है, आप कहेंगे लवण और जल बनाता है, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। नो डाउट ये चीज़ आप सबों को मालूम होगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपको 3 कंडीशन याद रखने हैं। पहला कंडीशन ये याद रखना है कि अगर आपका अम्ल कमज़ोर हो, यानी कि अभिक्रिया कमज़ोर अम्ल और प्रबल क्षार के बीच हो रहा हो, अभिक्रिया जो है वो कमज़ोर अम्ल और प्रबल क्षार के बीच हो रहा हो, तब जो यहाँ पे लवण बनेगा और साथ ही साथ जो आपका जल बनेगा तो उसमें जो लवण होगा उसका नेचर कैसा होगा, तो आप सभी याद रखेंगे कि अभिक्रिया में जो चीज़ मजबूत होगा तो उस अभिक्रिया के उपरांत जो लवण बनेगा हमारा वो मजबूत वाले जो चीज़ होंगे उसी के नेचर का होगा, उसी के कैरेक्टर का होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी आप यहाँ पे कह रहे हो कि कमजोर अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जाहिर सी बात है लवण और जल बनेगा। आप कह रहे हो कि अभिक्रिया में जो चीज़ ज़्यादा मजबूत होगा लवण उसका कैरेक्टरिस्टिक्स धारण करेगा। तो यहाँ पे तो हमारा क्षार जो है वो अम्ल से मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा कमजोर अम्ल और यहाँ पे लिखा प्रबल क्षार। तो क्या यहाँ पे जो हमारा लवण बनेगा इसका नेचर बेसिक होगा? मेरे मित्र इसका नेचर कैसा होगा? आप कहेंगे बेसिक ही होगा।
कैसा होगा, बेसिक ही होगा, यानी कि जो लवण बनेगा उसका प्रकृति क्षारीय होगा। मतलब ये हुआ कि व्हेन द वीक एसिड रिएक्टेड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस देन दे फॉर्म बेसिक साल्ट, यानी कि जब कमजोर अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये क्या बनाएगा, भास्मिक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, भास्मिक लवण बनाएगा। और इसका जो पीएच वैल्यू होगा, भास्मिक लवण का जो पीएच वैल्यू होगा मेरे मित्र, वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी जो क्षार होते हैं, भस्म होते हैं, उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 7 से ज़्यादा होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आपका प्रबल अम्ल कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, जब प्रबल अम्ल कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तब जो आपका यहाँ पे लवण बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा, उसमें लवण का नेचर कैसा होगा, आप कहेंगे एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रबल अम्ल कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तब जो हमारा लवण बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि अम्लिक लवण होगा। और जो अम्लिक लवण होंगे उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 7 से कम होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। और मेरे मित्र तीसरे कंडीशन में ध्यान में रखेंगे कि जब प्रबल अम्ल और साथ ही साथ प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया होगी, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया होगी तब जो आपका लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा, यानी कि तब इसका जो पीएच वैल्यू होगा, तो आप कहेंगे सर उदासीन के लिए जो पीएच वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो गुरुजी उदासीन के लिए पीएच वैल्यू हम लोग 7 लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर अम्ल और क्षार के अभिक्रिया में अम्ल कमजोर होगा और क्षार क्या होगा, मजबूत होगा, तब जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर वाला होगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया में अगर अम्ल मजबूत होगा और क्षार कमजोर होगा तब जो लवण बनेगा वो एसिडिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। और अगर अभिक्रिया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच हो रहा होगा तब जो लवण और जल बनेगा, तो जो लवण होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, और उस केस में उसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगी। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान डैश होगा। हमारा अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो लवण बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और जो अम्लिक लवण होंगे उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 7 से कम होगा। तो सर देख लीजिए कि 7 से कम आपका कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 6 है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 8 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 मीटर और चौथा ऑप्शन है 0.4 मीटर। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु है जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में तो सिर्फ त्वरण और समय दिया हुआ है, तो हम लोग तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे। मेरे मित्र आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही टाइम आपका कितना है, तो गुरुजी टाइम 1 सेकंड है, और क्या पूछा जा रहा है कि तय की गई दूरी कितनी होगी। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि कोई भी वस्तु जो चलना प्रारंभ करती है तो क्या वो अचानक से अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से चलती है। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, कोई भी वस्तु चलना शुरू करेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा। और ऐसे भी मोशन इन टाइम के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो जब तक क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं की जाती है हम लोग प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, आप कहेंगे 0 मानते हैं। तो यहाँ पे u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे सर अब तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्या है, तो हम लोगों को मालूम है गति के दूसरे समीकरण से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ये फॉर्मूला है इसके अनुरूप सभी डाटा यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को और आप शॉर्ट भी कर सकते हैं।
काहे? तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, प्रारंभिक वेग क्या हो, 0 हो जाए, तब जो तय की गई दूरी होती है वो हाफ AT² के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाफ AT² के बराबर होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ समय भी दिया हुआ है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए के जगह क्या आ जाएगा सर 8, और टाइम के जगह आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 गुना 1 लिख दीजिए। तो लीजिए सर 2 चौका 8, यानी कि तय की गई दूरी कितनी होगी, आप कहेंगे 4 मीटर, और सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर समतल दर्पण के अभिलंब के अनुदिश गिर रही है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये चीज़ आपको बताता है। मेरे मित्र, आप में से बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करते हैं, तो धड़ल्ले से 90 डिग्री टिक करते हैं, जो कि क्या है, सरासर गलत। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगर ये हमारा समतल दर्पण है तो आप क्या कहेंगे कि इसका एक भाग रजदित होगा, और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण के जो बीचों बीच ये लाइन होती है इसी को क्या बोला जाता है? आप कहते हैं गुरुजी इसको अभिलंब बोला जाता है, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग कहते हैं सर इसको अभिलंब, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहते हैं गुरुजी इसी को इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है परावर्तन के नियम से कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चूंकि ये लंबवत गिर रहा है तो सर ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जब हमारा आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई मेरे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। कोण कब बनता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी जब दो रेखा एक दूसरे पे इंक्लाइंड होती है, एक दूसरे पे अनंत होती है, तब जाकर के क्या होता है, तो हमारा एंगल बनता है। और यहाँ पे कहाँ कोण बन रहा है सर? आप कह रहे हो कि कोई प्रकाश की किरण है जो समतल दर्पण पर लंबवत क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो मेरे मित्र, ये प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर अभिलंब के अनुदिश गिरती है, अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर अभिलंब के अनुदिश गिरती है तो वो फिर परावर्तित भी उसी डायरेक्शन में हो जाती है। यानी कि जैसे ये गिर रही है सर वैसे ही ये क्या हो जाएगी, तो गुरुजी परावर्तित भी हो जाएगी। जब ये आपका ऐसे आ रहा है और यहाँ पे कोई भी रेखा पे ये इंक्लाइंड नहीं हो रहा है, कहीं पे भी इसका कोई झुकाव नहीं है, ये सीधा लंबवत गिर रहा है, तो आपतन कोण हम लोग किसको कहते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। तो मेरे मित्र, जरा सा आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे जो ये आपका प्रकाश की किरणें अभिलंब के अनुदिश गिर रही है, तो क्या यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई झुकाव है? आप कहेंगे सर नहीं है। तो झुकाव नहीं है मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई कोण नहीं बन रहा है। और हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर समतल दर्पण के अभिलंब के अनुदिश गिरेगी तो जो हमारा आपतन कोण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। काहे? तो सर यहाँ पे आपतित किरण और नॉर्मल के बीच कोई झुकाव नहीं है, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसीलिए आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? आप कहेंगे सर जी 0 होगा। और सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सही आंसर 0 डिग्री होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि दर्पण के अभिलंब के अनुदिश अगर प्रकाश की किरणें आ रही है तो परावर्तित भी सर उसी माध्यम में हो जाएगी, उसी रास्ते से हो जाएगी। और इस केस में आपतित किरण और अभिलंब के बीच
कोई झुकाव नहीं होगा और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोई झुकाव नहीं होगा। इसीलिए ना तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपतन कोण बनेगा और ना ही परावर्तन कोण, और इसलिए दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब? जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर अभिलंब के अनुदिश आएगी। आप कहेंगे चलो सर ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया और हमारा आंसर भी हमको मिल गया कि सर 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपतित किरण है उसका दर्पण के साथ कितना एंगल बन रहा है, तब हम लोगों का आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अभिलंब के अनुदिश ये प्रकाश की किरण गिर रही है, तो जो किरण आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर आपतित किरण होगा। और मेरे मित्र ये आपतित किरण कहाँ पे गिर रही है, तो आप कहेंगे सर समतल दर्पण के सतह पे गिर रही है। मेरे मित्र जब ये यहाँ पे गिर रही है तो आपतित किरण और समतल दर्पण के सतह के बीच में क्या हो रहा है, तो सर कोण बन रहा है। आपतित किरण और समतल दर्पण के सतह के बीच में क्या हो रहा है, कोण बन रहा है। तो जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में अभिलंबवत गिरती हुई प्रकाश की किरणों का समतल दर्पण के परावर्तक सतह के साथ कितना कोण होता है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि गुरुजी 90 डिग्री हो जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी आपतित प्रकाश की किरण जो है वो अगर समतल दर्पण पे अभिलंब के अनुदिश गिर रही है, तो आपतित प्रकाश की किरण और दर्पण के परावर्तक सतह के बीच का कितना कोण बनेगा, तब आप क्या कहेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपतित किरण और सतह के बीच में क्या हो रहा है, तो सर एंगल फॉर्म हो रहा है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये आपका जो कंसेप्ट है ये गोलीय दर्पण के लिए भी लागू होता है। और ध्यान देंगे इस पे आपका एक और टाइप का क्वेश्चन बन पड़ता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर 30 डिग्री का एंगल बना करके आपतित हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये परावर्तित भी होगी। जब आपतित होगी प्रकाश की किरण तो वो क्या होगा सर, परावर्तित भी होगी। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये करा जाए कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के सतह के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित हो रही है, तब परावर्तित कोण का मान कितना होगा या परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तब आपका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अभिलंब और यहाँ तक जब कोण बनेगा वो तो 90 डिग्री होगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपतित किरण है वो दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये छोड़ कितना रही है, तो सर 60 डिग्री। और ये जो 60 डिग्री है वो किसके बीच का है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो चला यहाँ पे आपतन कोण कितना है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे जब क्वेश्चन करा जाएगा कि दर्पण के सतह के साथ आपतित किरण का कोण क्या होगा, तो आप वहाँ पे उसको आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं समझेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण कब समझेंगे, तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा तो वो आपतन कोण कहलाएगा, और जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा तब वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के सतह के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 55 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 35 डिग्री। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो अभी जस्ट मैंने आप सबों के साथ डिस्कस करा है, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बिना कोई लाग लपेटा के दे सकते हैं। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन के रूप में मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ, और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।